दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह रिश्ता सिर्फ विश्वास पर ही टिका होता है। क्योंकि उन्हें पता होता है विश्वास के अलावा हमारी ज़िंदगी में कब कुछ बचा नहीं हुआ। लेकिन जब विश्वास या पत्नी तोड़े या पति तोड़े तो समझ लो उस दिन से दोनों के बीच अब गांठ बन जाता है। लेकिन गांठ का जो कारण होता है पूरा परिवार उस कारण को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के मजबूरियों को समझते हुए भी एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से अपने शौक़ को जीने का जरिया एक व्यक्ति को बना लेती है। और उसी की वजह से उसका अपना जो पति होता है बड़े बेरहम तरीके से, निर्मम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब लेकिन जब सच्चाई जाकर पूरे गाँव के सामने आता है और उसके अपने ससुर के सामने आता हुआ सुनकर पूरी तरह से अपने बहू के कर्मों को सुनकर हिल जाते हैं। आखिर क्या था इस मामले में, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और आप एक बार जाकर अपने नाम का 7 स्थान का कमेंट बॉक्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल की वीडियो में आप बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ये एक उत्तर प्रदेश औसी में जाना माना जिला पड़ता है और मैनपुरी औसी में ही एक बिछुआ थाना पड़ता है और उसी के सटा हुआ एक नगला पृथ्वी गाँव पड़ता है। अब उसी गाँव के रहने वाले होते हैं और बच्चे राम की अपनी पत्नी भी होती है रन्नू। लेकिन हाँ, बच्चे लाल के गांव जो होता है बड़ा ही तौर तरीके वाला होता है, क्योंकि वह अम्बेडकर गांव से मौके पर निर्मित होता है। उस गांव के चारों तरफ भाई बगीचे हरे भरे होते हैं, पूरा सड़क एकदम पक्का होता है और पूरा नाली बना हुआ होता है। गांव का सुंदरीकरण भी होता है। तो तरीके से उस गांव में लोग आते थे मान सम्मान के साथ, गांव से मुलाकात करते व्यक्तियों से, और फिर वह भी अपने गांव जो तो वहाँ उस गांव के लोगों का तारीफ करते थे। और उसी गांव के रहने वाले बच्चे लाल भी होते हैं। उनके परिवार में तो उनकी पत्नी अब रन्नू भी होती है। लेकिन हाँ, उनके पास थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। उसी ज़मीन से जाकर मौके पर अब जो फल उगाते फूल उगाते उसको ले जाकर अपने परिवार का खर्चा बच चलाते। थोड़ी बहुत अगर बचता तो उसे ले जाकर बाज़ार में बेच बाच लिया करते, जिसकी वजह से उनका परिवार का खर्चा बचा चल पाया था। उनके परिवार में उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब राजेश पाल होता है और एक छोटा बेटा होता है ब्रजेश पाल। और राजेश पाल जो होता है और मौके पर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझा होता है। लेकिन जब बच्चे लाल को पता चलता है कि हमारा जो अपना बेटा है पूरी तरह से राजेश पाल और पूरी तरह से शादी के दर्जे पर पहुंच चुका है, तो उसी वक्त अब इधर जो होते हैं बच्चे लाल मौके पर अपने बेटे राजेश की शादी तौर तरीके से करवा देते हैं। खूबसूरत पत्नी भी पाता है और पाने के बाद जो होता है तौर तरीके से रहता है। लेकिन कुछ सालों का जब अंतराल होता है तो इसी बीच राजेश भी पूरी तरह से खेती के रिश्ते में उलझा हुआ दिखाई देता है। तो बच्चे लाल को यकीन होता है कि हमारा बेटा अब राजेश भी शादी के दर्जे पर पहुंच चुका है, उसकी भी शादी कराना अनिवार्य है। क्योंकि पढ़ाई धड़ाई छोड़ चुका होता है, अपने गांव में रहकर हमारा गिरदी करता है, जिसकी वजह से अब इधर राजेश भी सोचते हैं कि चलो अपने भाई का शादी करा दिया जाए। और राजेश और इधर बच्चे लाल दोनों मिलकर जो होता है तो तरीके से शादी कराने के लिए हामी भरते हैं। तभी इधर जाकर एक रिश्तेदार, उन्हीं रिश्तेदार की अपनी बेटी होती है अब रेनू, जो चंचल होती है, अपने माँ के में मौके पर रहती है, उसके चाल स्वभाव बढ़ते हैं। लेकिन इसी चीज़ की खबर बच्चे लाल को जब लगता है और जाते हैं रेनू को हाथ मांग लेते हैं और रेनू को शादी जाकर ब्रजेश पाल के साथ करा दिया जाता है। भाई रेनू थी बड़ी खूबसूरत, चंचल तो थी, बोलने में एक नंबर थी, किसी के सामने जो होता है बोलने में हिचकिचाती नहीं थी, बेधड़क बोलती थी और अपनी मीठी मीठी लफ्ज़ों में अपने सामने जो होता है मोहित कर लिया करती थी। लेकिन इसी बीच जो होता है अब जाकर शादी जब होता है इधर ब्रजेश पाल के साथ अपने ससुराल आती है। लेकिन आने के बाद अब जैसे ही कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इधर रहते रहते मौके पर रेनू को आभास होता है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमें पति का जो सुख चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आए दिन मन मुटाव बढ़ता है। लेकिन समय तो बीतता है, बीतने के बाद रेनू समझ जाती कितना बड़ा परिवार है
आखिर इतना बड़ा संसार है, इस घर में रहकर हमें बड़ी घुटन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से अपने जेठानी से और अपने ससुर से भी अब रेनू झगड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन यह बात बिरजेश जानता था। वह सोचता है कि हम दोनों भाई हैं, दिल के करीब हैं, हमें अपने भाई से अलग नहीं रहना चाहिए। लेकिन इधर पत्नी की इतनी दुखी की वजह से अब बिरजेश परेशान हो जाता है, अपने पिता के सामने अपनी बात रख देता है। और बच्चे लाल अब बिरजेश रेनू की बात सुन लेते हैं, कहने लग जाती कि बेटा तुम जाओ गांव के बाहर जो एक पुराना मकान है उसी में तुम लोग रहो और अब इस घर से तुम नाता बाता छोड़ दो। यह बात बिरजेश सुनता है और रेनू सुनते, दोनों हम ही भर लेते हैं। और बिरजेश और रेनू उसी समय चले जाते हैं, उनको हिस्से की उनको अपनी ज़मीन मिल जाती है और जाकर अपने एक पुराना मकान होता है उसी में रहने लग जाते हैं। अब रहते रहते वहाँ रेनू और इधर बिरजेश पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में ढल जाते हैं, क्योंकि बिरजेश के बाद थोड़ी बहुत हिस्से की ज़मीन होती है, वह सुबह निकलता और शाम को लौटता। इसी बीच रेनू जो होती है और मौके पर 2 बच्चों की माँ बन जाती है। और माँ बनने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी को संभालती है। लेकिन हाँ, ऐसी अवस्था आ जाती है रेनू की ना, वह नहीं लगती है कि वह 2 बच्चों की माँ है, क्योंकि गाँव में जब भी वह निकलती तो उसके अवस्था को देख कर काफ़ी औरतें भी सांप सा जाती हैं। उसके अलग को देखकर उसके अंदाजे को लगाती बस करो, यहाँ औरत जो थी आगे चलकर बड़ी खतरनाक साबित होगी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जितने भी युवक होते हैं उसकी नज़र पे डालते हैं, उसका दीवाना बन जाते हैं। तभी उसी बीच इधर जो होता है मौके पर जब शाम का टाइम होता है, बिरजेश आता और इधर मेहनत मजदूरी करने की वजह से, शरीर खोखला होने की वजह से रात में जो होता है अब रेनू को वह पत्नी वाला सुख नहीं दे पाता, जिसकी वजह से रेनू अपने पति से सारी उम्मीदों को ताक पे रख देती है। वह सोचती है कि अब जो होगा सो हमारी मर्जी से अब नहीं होगा, अब जो होगा वह होने वाला है नहीं। इसी बीच रेनू नए मर्दों की तलाशी करती है, उसकी चाहत और बढ़ जाती है, पर दिन बढ़ती है, क्योंकि हफ्ते वक्त बीत जाते हैं रेनू को अपने पति से वह सुख प्राप्त किए हुए। और तभी इसी बीच जो होता है बिरजेश के अपने पड़ोसी उसके अपने चाचा होते हैं और राजेंद्र पाल, उनका अपना दूसरे नंबर का एक बेटा होता है अब मोहित पाल, जो अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझा होता है, लेकिन पढ़ाई छोड़ छाड़ कर उसका मन अब पढ़ाई में ना लगने की वजह से जो पिता होते हैं राजेंद्र पाल अपने बेटे मोहित को अपने साथ रखते हैं, कहने लग जाते हैं बेटा तुम मेहनत मजदूरी करो और अपना जेब खर्चा चलाओ। लेकिन इसी बीच जब मोहित परेशान हो जाता, सोचने लग जाता अपने भाई चचेरे भाई अब बिरजेश से मुलाकात करता है। अब बिरजेश उसको अपने साथ अब खेती में लगा लेता है, उसके बदले उसको पैसे भी दिया करता था, जिसकी वजह से इधर अब पूरी तरह से मोहित अपने जेब का खर्चा, अपने शौक श्रृंगार सब कुछ चलाया करता था। लेकिन उसका जो रुतबा होता है शादी ना होने की वजह से और बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से उसका जो चेहरा थोड़ा हीरोपंथी में आ जाता है। लेकिन इसी बीच जब कभी मौका पाता बिरजेश के साथ अब इधर मोहित भी घर आ जा करता था। लेकिन एक दिन जब आता है, आने के बाद खाना खाते वक्त उसकी नज़र जाकर सामने खड़ी हुई रेनू पर पड़ता है। रेनू भले 2 बच्चों की माँ होती है, लेकिन उसकी देखने की जो अवस्था होती है वह कुछ और बतला रही होती है। उस अवस्था को अब जैसे मोहित देखता पूरी तरह से दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था को देखकर हर कोई दीवाना तो होता, ठीक वही काम मोहित भी कर लेता है। लेकिन भाभी भाभी कहकर अब रिश्ता बनाता, देवर भाभी के रिश्ते के नाते हंसी टोले करता। वहाँ से जैसे ही अब बिरजेश खिसकता है तो इधर खुद रेनू अब मोहित के सामने प्यारी प्यारी बात करती, मनमोहक बात करती, जिसकी वजह से मोहित समझ जाता है और ऐसी बात रख देती है कि वह सुनकर मोहित पूरी तरह से हिल सा जाता है। क्योंकि कहती है कि अगर पति खेत में मेहनत मजदूरी कर सकता है तो घर में क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आए दिन जो होता है अपना मजदूरी छोड़कर सो जाता है। यह बात मोहित सुनता समझ जाता है और उसी दिन से अब जो होता है बिरजेश के गैर मौजूदगी में अब घर में आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने तो लग जाता है, लेकिन इसी बीच जो होती है जब कभी भी अपने पति के बगल में जो होता है इधर रेनू होती तो उस वक्त उसके पति को नहीं देखती कि यही हमारा पति नहीं बल्कि बगल में मोहित सोया हुआ है, और कल्पना यही करती, उसी कल्पनाओं में मोहित को अपने जाल में अब फंसा लेती है। यही सब अंदाज़ा लगाकर मोहित को अब जो होता अपने जाल में उलझाने के लिए लग जाती है। अब जब कभी भी मोहित पहुंचता, कोई भी बहाना होता, चाय होता, कुछ देना होता, तो अपना कपड़े का जो हिस्सा होता लगभग कुछ तो हटा के रखती। इस हिस्से को देखकर अब मोहित समझ जाता कि हमें भाव मिल रही है। लेकिन हाँ, रेनू की अलग भाव होती थी। वह सोचती थी कि जब तक हमारे सामने मोहित अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सकता तब तक हम तो उसके सामने अपनी चाहत कर ही नहीं सकते थे। लेकिन उम्मीद में बैठी रहती है। और एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है, मौके पर बिरजेश खेत में होता है, तो उस वक्त मोहित उसके साथ खेत में नहीं जाता बल्कि सीधा का सीधा अब इधर बिरजेश के घर पहुंचता। अंदर जाता, दोनों बच्चे मौके पर होते नहीं हैं और घर के एक कोना होता, उसी कोना में बाथरूम होता है। उसी बाथरूम में जाकर मौके पर रेनू स्नान कर रही थी। एक ही कपड़े में होती है, जैसे कुंडी खोलती है, खुलता दरवाज़ा सामने
अब इधर जाकर मोहित दिख जाता है और मोहित को जैसे ही देखती है ना, देखने के बाद इशारा मारते कि वक्त नहीं है। समझने के बाद दोनों के बीच उसी वॉशरूम में अनैतिक संबंध पनपते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है उस वक्त ब्रजेश के ना रहते हुए इधर मोहित को ऐसे एहसास होता है कि आज तक इतनी खूबसूरत तरीके से हमारे रिश्ते को कोई अंजाम नहीं दे पाया। और उसी दिन से इधर रेनू अपने पति की ज़िंदगी को अपने हिस्से से निकाल देती है और मोहित को अपने पति का दर्जा देती है और चोरी छुपे मुलाकात बढ़ते हैं। और हर रात के लिए जो होता है इधर रेनू अब मोहित के लिए पागल हो जाती है, अपने पति से मनमुटाव करती है, झगड़े तरार करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है ब्रजेश नहीं समझ पाता है। लेकिन इधर इनके बीच जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, इनकी जानकारी जाकर पड़ोसियों को लग जाती है और पड़ोसी की जो औरत होती है तरह तरह की बातें इकट्ठा होने के बाद करती है। लेकिन इसकी खबर जाकर कैसे कैसे अब ब्रजेश के घर पहुंचता है, लेकिन यकीन नहीं करता है। वह सच्चाई जानना चाहता था कि हमारी पत्नी इतनी बिगड़ेली हो नहीं सकती, बड़ी सच्ची स्वाभाविक थी। इन सब की जानकारी लेने के पीछे तो पड़ता चोरी छुपे, लेकिन इसकी भनक कभी रेनू को नहीं लगता है और पीछे पड़ जाता है। एक दिन पकड़ता है दोनों को एक ही कमरे में, क्योंकि उस वक्त ठीक होता पता पाता है कि आज मोहित नहीं आया और अपना सारा काम धो झाड़ कर अपने कमरे पर जाता, दरवाज़ा खोलता है। घर के अंदर उसकी जो पत्नी होती है, उसका अपना चचेरा जो भाई होता मोहित, एक ही पति पत्नी की तरह अवस्था में पड़े होते बिन कपड़े। इस अवस्था को देखकर संस रह जाता और वहीं तुरंत मोहित एक गधे के सिंह की तरह फरार हो जाता है। अपनी पत्नी को पाता है, वहीं ब्रजेश पिटाई करता है। लेकिन जब रात का वक्त आता है तो मोहित की बातों को सोच सोच कर ब्रजेश परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी पत्नी की इस तरह पिटाई नहीं करना था, क्योंकि मर्द की एक ऐसी जुबान होती है जिसमें औरत फिसल भी सकती है। सोच सोच कर परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच अपनी पत्नी के पास ब्रजेश पहुँचता है और रेनू को बुझाता है, समझाता है, प्यार उलझाता है। लेकिन रेनू थी बड़ी चालाक किस्म की, अपने पति की बातों को सुनती करने लग जाती। क्या करें, वो था बड़ा ही शातिर लड़का, हमें अपनी बातों में उलझा लिया तो तरीके से हम नहीं समझ पाए। लेकिन इधर जैसी बात सुनता है करने लग जाता, हमें पता था। और दोनों की बात वो मीठी होती। फिर वहीं रेनू अपनी माया जाल अपने पति पर पीसती है और वो पूछती है और पूछ लेती है। और ऐसे जब पूछती है दोनों के बीच होता है फिर पति धर्म का नाता बन जाता है। सुबह का टाइम होता है, दोनों के बीच सारे मोह माया ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोबारा चोरी छुपे मामला चलता है। चलते चलते 10 दिन का वक्त नहीं बीतता है, दोबारा एक ही कमरे में दोनों को वहीं ब्रजेश पकड़ता है। लेकिन अपने पत्नी और अपने चचेरे भाई मोहित की हिदायत देकर छोड़ देता है, पिटाई भी करता है। पिटाई करने के बाद अब जाता है ब्रजेश शराब की नशे का आलाती बन जाता है और घर पहुंचता तो इधर मोहित का नाम लेता, पिटाई करता है। सिलसिला चलते चलते कुछ वक्त बीतता है। इसी बीच अब ब्रजेश जो होता काफ़ी लोगों का कर्जदार हो जाता है। कर्जदार भी जिसके पास पहुंचते हैं तरह तरह की मांग करते हैं और बच्चे लाल परेशान, बेटे कहने लग जाते बेटा तुम जो होता ना नोएडा चले जाओ, रिश्तेदार रहते हैं। यह बात मानता समझता है और ब्रजेश अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ता है अपने पिता और अपने बड़े भाई राजेश के भरोसे छोड़ के चल देता है। लेकिन दोनों को सच्चाई बता देता है। उसी दिन से अब बच्चे लाल जो होते हैं और राजेश दोनों रेनू के ऊपर पहरा लगा देते। लेकिन रेनू थी बड़ी चालाक, चोरी छुपे रात बिरात जो होता है मोहित को अपने घर बुलाती और रिश्ते को अंजाम देती। सिलसिला फिर चलता है। फिर मोहल्ले वाले सुनते हैं, सुनने के बाद तरह तरह की बातें कर दी। इसकी खबर बच्चे लाल को चलता है, बच्चे लाल इसकी खबर अपने बेटे को देता है, वो आप खबर पाता है। ठीक जो होता है कुछ महीना बीतता है, दोबारा अपने गाँव आ जाता है और फिर रहता है। और जब रहता है तो उसी दिन एक दिन गाँव में एक फंक्शन होता है। उसी फंक्शन में अब जो होता मोहित मिल जाता है और मोहित को जब देखता है एक बार खुन्नस खाता है ब्रजेश। लेकिन मोहित जब देखता वहीं दोस्ती का घाट बारता है। लेकिन इधर ब्रजेश समझ जाता कि मोहित का अब जो था हमारी पत्नी से जो रिश्ते थे नाते थे पूरी तरह से ख़त्म हो गए होंगे और वहीं दोस्ती कर लेता। लेकिन इधर मोहित बड़ा चालाक था, ले जाता ठीक है पर वहीं नाश्ता पानी करवाता है और रोज़ का आदत बन जाता। घर पहुँचता और मोहित को देखता, देखने के बाद फिर लेता साथ में और फिर अपने घर ले आता। और इसी बीच होता मोहित ब्रजेश का नशे का फ़ायदा उठाता और फिर रिश्ते को अंजाम देता। सिलसिला चलता है। लेकिन इसी बीच जो होता है दोबारा खबर लगता, फिर पिटाई करना शुरू कर देता है। और जब पिटाई करता है तो रेनू इसकी खबर अपने प्रेमी मोहित को देती। कब तक हमारी ज़िंदगी ऐसे चलेगी, कब तक हम अपनी पति से पिटते हुए सामना करेंगे, हम नहीं चाहते आगे सहे, हम चाहते तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी बीते। मोहित यह बात सुनता करने लग जाता कि भाभी हम भी यही चाहते हैं कि समय जल्दी आए और हम दोनों एक साथ रहने और दोनों प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे 26 जनवरी का वक्त होता है, अब रात का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर ब्रजेश और रेनू को एक बात का लेकर बहस हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है। और वहीं अब ब्रजेश रेनू का मोहित का नाम लेकर पिटाई कर देता है। इतना पीटता कि रेनू वहीं चारपाई पकड़ लेते और अपने कपड़े धपड़े पहनता है और गांव में एक शादी समारोह होता है उसी में निकल जाता है। और इधर रेनू फ़ोन करके सारी जानकारी
एक कराहती आवाज़ में देती है और मोहित और रेनू दोनों मिलकर वहीं खतरनाक फैसला लेते हैं और उसी दिन हटाने का ठान लेते हैं। और इधर मोहित जो होता है तुरंत शादी के फंक्शन में पहुंचता है और वहाँ बिरजेश से मुलाकात करता, कहने लग जाता है कि तुम दोनों के बीच फिर झगड़ा करो, हम नहीं चाहते अब शादी में यह मूड खराबी हो। और वहीं बिरजेश को अपनी बातों में उलझाता है, पास रखा हुआ 2 बोतल उठाता है, वहीं पिलाता, नशे में बेसुध करता है। और जैसे नशे में बेसुध देखता है उसी वक्त अब बिरजेश को अपने साथ लेता है और कंधे पर हाथ रखते बात करते करते रात का 12 बजे के आसपास टाइम है। तो गाँव के बाहर एक पुलिया होता है, अब उसी पुलिया पर बैठ जाता है, वहाँ बात करना शुरू कर दे। लेकिन अचानक उठता है, उठने के बाद इधर मोहित रेनू के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि तुम इसी वक्त आ जाओ, उम्मा का अच्छा है। रेनू समझ जाती है, अपने घर से एक लोहे की राड लेती है और दंदनाते हुए रात बिरा सन्नाटा देख कर निकल पड़ती है। चंद मिनट के अंदर गांव से बाहर पुलिया पर पहुंचती है, लेकिन पूरा अंधेरा होता है, छना गना होता है, किसी को कोई दिखाई नहीं देता कहाँ कौन सा आदमी है, क्योंकि ठंड का महीना होता है, शीतल पड़ रही होती है। तो इधर जो होता है बिरजेश नहीं देख पाता, लेकिन पीछे से आकर अब रेनू खड़ी हो जाती, इशारा मारता इधर। अब मोहित और रेनू दोनों एक एक करके उसी लोहे के राड से प्रहार करते, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर गहरे गहरे घाव बन जाते हैं और वहीं खून बहने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के अब जाकर बिरजेश चला जाता है। बॉडी को खींचते हैं और गांव के बाहर थोड़ी दूर पर एक सरसों खेत होता है, उसी खेत में ले जाकर डंप कर देते हैं। और वहाँ से इधर अपने आप को बचाते हुए रेनू घर पहुंचती है। कुछ घंटे बीतते हैं और 1 बजे के आसपास का जब टाइम होता है तो रेनू अपने ही जेठ राजेश पाल के पास जाती, कहने लग जाती है कि आखिर जो होता है अब मोनू के जो पिता होते हैं वह तो शादी में गए लेकिन लौटे नहीं। अब राजेश अपने भाई के बारे में इस तरह खबर पाते हैं ना, वह गांव में जाते, शादी में पता करते, वहाँ तो सन्नाटा होता, उनको यकीन नहीं होता कि आखिर हमारा भाई कहाँ जा सकता है। वह भी बिरजेश के मोबाइल पर कॉल करते हैं तो बंद बता देता है, उनको शंका लग जाता है। अपने को इस तरह खबर देते हैं, वह तलाशी करते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। और इधर नाटक करते हुए रेनू अपने कुछ हितकारी के साथ वह भी तलाशी करती है। लेकिन सुबह का जब टाइम हो जाता है तो गांव के रहने वाले होते हैं इधर बच्चा लाल सिंह पाल, वो अपने खेत में जाते हैं मौके पर सरसों की रखवाली करने के लिए। उनके खेत में सरसों कुछ गिरे हुए थे, सोचते हैं जानवर बैठे होंगे और जाते अंदर देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी देखकर पीछे कदमों से अपने गांव में आती है। इसकी खबर राजेश को लगती है, अपने भाई के बारे में सोच सोच परेशान पहले से था और इसकी वजह से खेत में जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो होता है बॉडी को देखता दहाड़े मार के चीख पड़ता है और इसकी खबर जाकर वह थाने में लग जाता। थाना प्रभारी से साहब खबर पाते, वहाँ पहुँचते बॉडी के पास देखते हैं कि वह बॉडी जो होता है अब बिरजेश पाल का है। तो तरीके से बॉडी का निरीक्षण करते हैं, पूरे शरीर पर गहरे गहरे किसी लोहे के राड के घाव बने होते हैं। पुलिस को पता होता है कि इस समय जो होता है जो अवस्था बॉडी का लग रहा 30 से 32 साल की उम्र के आसपास ही होगा। लेकिन हाँ, शरीर पर घाव होता किसी लोहे के राड से बनाए गए हैं। लेकिन हत्या तो यहाँ नहीं की गई। पुलिस की टीम अपने हिसाब से निरीक्षण करती, पुलिस की टीम भी आ जाती है। कुछ दूर और जाती तो वहाँ पुल होता है, उसी पुल पर दिखाई देता ब्लड बिखरे हुए। पुलिस की समझ बस करो, हत्या यहाँ की गई, बॉडी को डम वहाँ किया गया है। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से निरीक्षण करती है, लेकिन तब तक वहाँ नाटक करते हुए रेनू अपने ससुर के साथ पहुँचती बच्चे लाल और वहाँ धाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर बेहोशी का अवस्था दिखाती, नाटक करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जो होती है उसके मन को उसके चेहरे को देखकर भांप जाती है। उसके जो चेहरा होता है एक घूंघट से ढका होता है। ये सचो साहब घूंघट कर देखते समझ जाते कि बस करो इस घूंघट में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा हुआ है। वहाँ पर खड़े अब राजेश से पूछताछ कर लेते हैं। राजेश कहने लग जाता कि साहब हमें तो रात में 1 बजे जानकारी मिली कि हमारा भाई कहीं लापता, उसकी तलाशी की, लेकिन सुबह में खबर लगा और यह बात की जानकारी लेने के लिए अब वहाँ बच्चे लाल से पूछताछ करते हैं कि आपको क्या लगा, आपके बेटे के साथ कौन ऐसा कर सकता है। तो बच्चे लाल बेधड़ करके कर देते हैं, साहब हमारे पड़ोस का रहने वाला हमारा अपने भाई का एक बेटा होता है साहब मोहित, उसी का हमारे घर जो होता है हमारे बेटे बिरजेश के घर भजवाना जाना होता है। पुलिस की टीम समझ जाती और जाती है, बॉडी का निरीक्षण करती है, पंचनामा करती, उठाकर पोस्टमार्टम भी भिजवा देती है। और एक टीम शाम के टाइम देती है और लेकर सीधा का सीधा रेनू के घर पहुंचती है और रेनू से पूछताछ करते हैं। लेकिन रेनू के घूंघट के नीचे कुछ और शब्द निकल देते हैं। उसने समझ जाती है, उसका मोबाइल होता कब्जे में लेती है और सीडीआर डिटेल निकाल लेती है। और जब निकालती है तो उसी रेनू के मोबाइल में एक अनजान नंबर आता है। पता चलता कि ठीक 26 जनवरी को रात को 8 से और 1 बजे के बीच उस नंबर पर बार बार कॉल की गई। तो वह नंबर जब पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल के तहत लेती है तो पता चलता वह नंबर जो होता है ठीक है बिरजेश के अपने पड़ोसी चाचा का बेटा होता है, इधर मोहित का होता है। पुलिस की टीम मोहित को कहने लगी, पहुँचती मोहित फरार होता है और शंका नहीं बदल जाता। पुलिस की टीम दूसरी तरफ जो होता है रेनू के घर पहुँचती, रेनू फरार होती, शंका और बदल जाता है। तलाशी करते करते 24 घंटे का वक्त नहीं बीतता है, तभी एक चौराहा उसी चौराहे पर दोनों कश्मीर लेकर थाने पहुँच जाती है। पहले तो रेनू बरगराने वाली बात करती है, लेकिन पुलिस की टीम के पास सबूत होते हैं जिसकी वजह से बड़ी जल्दी तो टूट जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई सुनने के बाद हर कोई वहाँ हिल सा जाता है और रेनू की एक गलती की वजह से उसके 2 बच्चे होते हैं
एक पिता एक माँ की वजह से अनाथ की ज़िंदगी लेने के लिए मजबूर हो जाते, तो उसकी जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में लेती है, ले जाती वहाँ के अब कोर्ट में पेश करती थी और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे बीवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार आवाज़ कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के रहने वाले होते हैं दीपक कुमार ठाकुर, और मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले रामकिशोर वर्मा जी, और इधर उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले होते हैं राजू सिंह, वो भी तौर तरीके से जाने माने हमारे बीवर हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश मटने का जिला पड़ता है, वहाँ के मनमोहर होते हैं। उन सभी के बीवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।